नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं। तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और आज हम 4 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जिनका संबंध बच्चों से है, बचपन से है। वो बचपन जो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं आक्रामक है, कहीं उसे पीटा जा रहा है, कहीं उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो कहीं वो खुद किसी जुनून की गिरफ्त में आकर अपनी जान लेने देने के डरावने काम में लगा हुआ है। हर रोज़ ऐसी कई खबरें आती हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे बच्चों को वो सामान्य माहौल नहीं मिल रहा जिसमें उनका बचपन खिले। तो शुरुआत ऐसी ही खबरों से आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां एक कार से दूसरी कक्षा के छात्र का शव बरामद हुआ। आरोप है कि इस बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह तंत्र मंत्र बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। हाथरस के जिस बच्चे का शव हॉस्टल संचालक दिनेश बघेल की कार से बरामद हुआ, उसके परिजनों का कहना है कि संचालक ने 23 सितंबर को बच्चे के बीमार होने की बात कही थी और जब मिलने की कोशिश की गई तो वो कभी सादाबाद तो कभी आगरा भटकाता रहा। कार से बरामद शव को जब देखा गया तो बच्चे के गले पर निशान थे जो फांसी लगाने या फिर रस्सी से गला घोंटने से ही बनते हैं। अच्छा, बच्चे बता रहे थे इस बात में कि किसने मारा है? ये नाम दे पेपर में स्कूल के मास्टर मैनेजर बोल रहे। क्यों मारेंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मारा है? कोई वजह? उसकी अब हम तो मारते हैं, गले पे निशान है, बाकी गला घुट के मारा। सुबह 5:05 पर फोन आया दिनेश कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मेरा भाई जगा तो गाड़ी लेके बाइक लेके भागा, बड़ा वाला भाई, फिर उसका पापा भी भागा। तो दोनों भागे तो भाई ने कहा कि मेरे बच्चे को यहीं ले आओ, मगर वो नहीं लाया कि मैं आगरा ले जाऊँ भर्ती करने के लिए। बच्चा को भर्ती कर मैं आ रहा हूँ, तो भर्ती जब करने ले जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ। मेरा भाई नहीं था, मेरा भाई चला बाइक लेके। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर में 10 मिनट लगती है। किसने मारा है? आपको क्या लगता है किसने काम स्कूल किया? वाले टीचर ने मारा, और कौन मारेगा? एक जो प्रिंसिपल है और जो वो मैनेजर बैठता है। मैनेजर के बिना कैसे मेरा बेटा मरा होगा? बच्चे से कब बात हुई थी? किसी की बात हुई है? हाँ, पापा से हुई शाम को 5 बजे। जिस दिन आपके पास सूचना मिली है उससे एक दिन पहले? हाँ। तो देखा आपने, हाथरस में एक बच्चा वारदात का शिकार हो गया। वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक बच्चे ने वारदात को अंजाम दे दिया। एक नाबालिग बेटे ने पिता के द्वारा गाड़ी की चाबी न देने पर हुई गर्मा गर्मी में अपने ही पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। प्रवीण कुमार नाम के व्यक्ति के 15 साल के बेटे ने पिता पर चाकू से हमला किया। उसके बाद प्रवीण कुमार हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके थे। आरोपी नाबालिग बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नाबालिग 10वीं कक्षा का छात्र है। ये थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम इलाके में पुलिस विभाग के पावर कॉरपोरेशन में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज पिता पुत्र में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान पुत्र ने जो है पिता की चाकू से मारकर घायल कर दिया। तत्काल पिता को जो है स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे नोएडा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने वापस शव को यमुनापुरम स्थित अपने आवास पे ले आए। थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम मौजूद है और वहां पे पंचायतनामा कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कहीं बच्चे की हत्या कर दी गई, कहीं बच्चे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। अब एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जहां बच्चे ने खुद की ही जान ले ली। और ये सब कुछ हुआ यूपी के बांदा में। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से मना करने पर एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छात्रा मोबाइल पर ज़्यादा समय गुजारती थी, जिसको लेकर उसकी मां ने उसको डांटा और मोबाइल छीन लिया, जिससे आक्रोशित होकर इस छात्रा ने घर के दूसरे कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा ली।
मृतिका कौन है आपकी? मेरी बेटी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम पलक। पलक नाम है। क्या वजह रही उसकी आत्महत्या करने की? यही थी कि मोबाइल चलाती थी, इसी वजह से मम्मी ने डांट फटकार इस तरह से की। इसी में इतना बड़ा कदम उठाया। किस क्लास में पढ़ती थी? 8वीं थी, 8वीं तक पढ़ी है और 2 साल से मोबाइल फ़ोन चलाने की वजह से डांट दिया था घर वालों ने। कब की घटना है ये? ये कल 25 तारीख को 4:45। डांटा किसने था? मम्मी ने उसको। अच्छा, मम्मी ने डांट दिया था। तो यूपी के बांदा में जो कुछ हुआ वो एक प्रकाष्ठा है उस लत की जिससे आज बहुत सारे घर देश के अंदर ऐसे हैं परेशान हैं। यानी कि बच्चों को मोबाइल की लत का होना, बच्चों को गेमिंग की लत का होना, ये एक बड़ी समस्या के तौर पर हमारे समाज में उभर रहा है ये मसला। और इसको लेकर तमाम तरह के एक्सपर्ट्स की राय भी हमें देखने को मिलती है। और ये स्थिति आज वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ बच्चे हिंसक हो जाते हैं अगर उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाए, अगर उनसे कहा जाए कि वो मोबाइल से अपनी दृष्टि हटाएं। और ये न केवल उन्हें मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि शारीरिक तौर पर भी उनके लिए ये हानिकारक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां जो एक घटनाक्रम होता है वो हिंसक रूप ले लेता है। यूपी के बांदा में ही ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां एक छात्रा, नाबालिग छात्रा मोबाइल से लगातार चिपकी रहती थी, मोबाइल को देखती रहती थी। माता पिता ने पहले मना किया लेकिन हालात इस हद तक हो जाएंगे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। बात इतनी आगे बढ़ जाएगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। माँ ने बच्ची को मना किया कि मोबाइल ना देखे, बच्ची को डांटा और उसके बाद बच्ची ने फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। वहीं गाजियाबाद की बात करेंगे। गाजियाबाद में स्थित एक मदरसे में बुधवार को कक्षा 6 के छात्र ने धारदार हथियार से मौलाना की गर्दन पर हमला कर दिया। गंभीर हालात में मौलाना को हापुड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मदरसे में पढ़ने वाला 14 वर्षीय छात्र मदरसा परिसर में बीड़ी पी रहा था। उसे मौलाना ने देख लिया। इस बात को लेकर उन्होंने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे नाराज छात्र ने मौलाना की गर्दन पर वार कर दिया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, खासकर इस गाजियाबाद की घटना से पहले शुरुआत करेंगे, क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही हैं इस घटना को? देखिए, हापुड़ का रहने वाला एक लड़का जो कि गाजियाबाद के एक मदरसे में पढ़ता है और बताया जा रहा है कि जो बच्चा है 6वीं क्लास का, मदरसे के 6वीं क्लास का, उसके रिश्तेदार ही प्रिंसिपल थे। बच्चा बीड़ी पी रहा था, प्रिंसिपल ने मना किया। बच्चे को ये बात इतनी बुरी लगी, 14 साल एक बच्चा जो है वो उस प्रिंसिपल को धारदार हथियार से हत्या करता है, तब जब वो सो रहे थे। और उसके बाद वो हथियार लेकर के जा रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है। इस मामले में उसको हिरासत में लिया गया है। और अगर बाकी घटनाओं की भी बात करेंगे तो आप देखिए कि जो 4 बड़ी घटनाएँ हैं, जिसमें हाथरस में एक घटना हुई, दूसरी बांदा में हुई, तीसरी बुलंदशहर में हुई और ये हापुड़ और गाजियाबाद की खबर। इन चारों ही घटनाओं में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है, बल्कि स्थिति ऐसी है जहाँ पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। हाथरस में एक जो बच्चा था, जिस बच्चे को स्कूल के हॉस्टल में इसलिए उसकी बलि चढ़ा दी गई क्योंकि जो स्कूल संचालक का पिता है वो तंत्र विद्या जानता है और इसलिए उसने बच्चे को बलि चढ़ा करके सोचा कि स्कूल की समृद्धि आ जाएगी, स्कूल आगे बढ़ जाएगा। इस घटना में चूंकि बच्चा हॉस्टल में था, इसलिए उसको टारगेट करना जो स्कूल संचालक और उसके पिता और 3 और जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत आसान था। और ये करने के बाद ये बच्चे को लेकर के गाड़ी में घूमते रहे। सोचिए, इंतहा देखिए कि जिस बच्चे की गला दबाकर या फांसी पे लटका कर, ये भी जाँच का विषय है, उस बच्चे को लेकर के घूमते रहे और परिवार से झूठ बोलते रहे। हालांकि 5 को गिरफ्तारी हो गई है। फिर अगर दूसरी घटना की बात करें गाजियाबाद की, मदरसे के अंदर प्रिंसिपल सो रहे हैं और उस स्कूल का बच्चा जाकर के धारदार हथियार से हत्या कर देता है। और जो बाकी दोनों घटनाएं हैं वो बचपन में किस तरह से बच्चों को लत लग रही है अलग अलग चीज़ों की। जैसे बुलंदशहर में 14 साल का बच्चा अपने पिता से कहता है कि साहब कार की चाबी दीजिए। पिता मना करते हैं। जाहिर है 18 साल में लाइसेंस बनता है तो 14 साल के बच्चे को कोई भी कार नहीं देना चाहेगा। पिता ने मना किया और बच्चे ने
पिता को मार दिया। और बांदा की अगर बात करें तो बांदा में भी 14 साल की एक बच्ची जो कि मोबाइल चलाती है, और मोबाइल की लत जैसा आपने कहा कि आजकल हर जगह देखने को लग रही है, तो वो बच्ची अपने इसलिए सुसाइड कर लेती है क्योंकि माँ ने मोबाइल चलाने से मना कर दिया। तो ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं जो बच्चों का विकास शायद जल्दी हो रहा है, या फिर उनको सोशल मीडिया, टीवी और बाकी सारे माध्यमों से जो उनका जो सोचने का स्तर है वो बदल रहा है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस भी घर के अंदर क्या चल रहा है उसमें कुछ नहीं कर सकती है, और घर के लोग अगर समझा रहे हैं तो बच्चा अगर आत्महत्या करेगा तो जाहिर है कि समाज के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। जी रणवीर, एक सवाल मेरा हाथरस से जुड़ी घटना को लेकर है। वहाँ पर तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है, लेकिन क्या पुलिस इसे ऑफिशियली बता रही है कि ऐसा ही कुछ हुआ, या इसके कुछ और पहलू भी हो सकते हैं और ये एक थियरी हो केवल? देखिए, तंत्र मंत्र की जो बात है वो परिजन, ग्रामीण और स्कूल के आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। और इस मामले में पुलिस ने एक चीज़ तो माना है कि बच्चे की हत्या हुई है। जो पुलिस ने ऑफिशियली जो बयान दिया उसमें कहा कि एक बच्चे की हत्या हुई थी जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता था। तो एक इतने छोटे बच्चे का हत्या आखिर कोई क्यों करेगा? और जैसे ही ये बात आई स्कूल संचालक के, दिनेश बघेल संचालक हैं, उसके पिता यशोधन, जिनके बारे में पूरे आसपास का, चूँकि जब ग्रामीण इलाकों में आसपास के लोग हर एक दूसरे को जानते हैं, उन लोगों का कहना है कि स्कूल संचालक के जो पिताजी हैं यशोधन, वो तंत्र मंत्र किया करते थे और इस वजह से इन लोगों ने ये घटना कारित की। अब इसमें हुआ क्या, सुबह 5:15 बजे फ़ोन जाता है परिजनों को कि बच्चा बीमार है, बुखार है, उसको जल्दी आके देखिए। घर से स्कूल की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने में 10 से 12 मिनट लगेगा। अब 10 से 12 मिनट के दरमियान स्कूल का जो डायरेक्टर है दिनेश बघेल, वो बच्चे को लेकर के गाड़ी से निकल जाता है और परिवार को कहता है मैं सादाबाद में हूँ, उसको हॉस्पिटल लेके आया हूँ। परिवार सादाबाद पहुँचता है तो संचालक कहता है कि साहब मैं आगरा आ गया हूँ बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के। और जब परिवार आगरा पहुँचता है तो फिर वो बोलता है कि हम सादाबाद आ गए, यानी परिवार को गुमराह करने की कोशिश। फिर परिवार और गाँव के लोग उस संचालक को ढूंढते हैं, चूँकि उसको जानते हैं, उसकी गाड़ी पहचानते थे, और जब गाड़ी में देखते तो बच्चा जो था उसका डेड बॉडी पड़ी थी, गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क था, यानी कि गला या तो दबाया गया या फिर फांसी पे लटकाया गया। इतना छोटा बच्चा फांसी पे लटकेगा नहीं। तो गला दबाने या फांसी की जो भी घटना है वो किसी न किसी ने अंजाम दी, तो वो किसने दी? आखिर इन लोगों को पता था तो ये पुलिस को बता सकते थे कि बच्चे की मौत हुई है, इस तरीके से मौत हुई है, लेकिन बताया क्या कि बीमारी हुई है। तो इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, हत्या की बात पुलिस ने मानी है, और इन लोगों को के फिलहाल जो पोस्टमार्टम कराया है उसकी रिपोर्ट का इंतजार है कि वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इन तमाम खबरों पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। राजधानी भोपाल में एक घर की पानी की टंकी से 3 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी की कहानी सामने आई है। इस 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, उसके शव को पानी की टंकी में डाल दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक एक मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अतुल नहाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी भोपाल रेलवे स्टेशन से की गई जब वो भागने की फिराक में था। पांच थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, 1000 फ्लैटों की तलाशी। 72 घंटे बीतने के बाद 5 साल की मासूम को ढूंढ पाई पुलिस, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा, उसी बिल्डिंग से जहां वो रहती थी। जो घटना हुई है वो किराए का फ्लैट लेकर यहाँ पे रह रहा था अपने माता और पिता के साथ, और उसी में ताला लगा हुआ था। दरअसल फ्लैट अंदर से खुला था, लेकिन जो मेन एंट्रेंस गेट है उस पर ताला लगा हुआ था। तो 2 फ्लैट कनेक्टेड थे आपस में, जिसके अंदर शव बरामद हुआ है। फिर पुलिस पहुंची थी मृतक बच्ची के यहाँ, तो पुलिस के अधिकारियों को गंध आई, और उसी गंध के आधार पर जो है पुलिस के अधिकारियों को संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास गंध क्यों आ रही है। तो जो जिसके घर से बरामद हुआ है बच्ची का शव, उस महिला ने कहा या तो चूहा मर गया है या कुछ और होगा, इस लिहाज से गंध आ रही है। लेकिन शव उसी घर में से मिला, और पुलिस जब घर की तलाश शुरू की, पानी की टंकी को देखा तो उसमें बच्ची बरामद हुई।
बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन तक खोलकर तलाशी हुई। नाराज लोग अब पूछ रहे हैं, पुलिस बच्ची के घर के सामने वाले बंद फ्लैट को खोलकर देखने से क्यों चूक गई। क्या हुआ था, क्या बच्ची का कहाँ क्या मिला, क्या रहा? सर घर के सामने वाले घर में, सामने वाली में, घर के जस्ट सामने है, टंकी के अंदर, जो पानी के ऊपर टंकी रखी रहती है, टंकी के अंदर बच्ची को डाल दिया। 3 दिन से बच्ची ये काम था कि उस घर को भी खुलवाना चाहिए था, क्यों नहीं खुलवाया पुलिस ने? उनको ये देखना चाहिए था। पुलिस पूरी तहकीकात कर रही थी, अपना काम पुलिस ने पूरी तरीके से किया है। क्यों बुरा बोलेंगे? उनने हमारी मदद करी, उनने भी काम किया, ऐसा नहीं है, उनने मदद करी है, उनकी कोई गलती नहीं, उनने भी मदद की है। बहुत निकली, उस रूम को तो खुलवाया नहीं ना, उसको खुलवाना चाहिए था। कौन युवक थे? यहीं रहती है बल्टी में, चंचल नाम है उसका, और उसकी माँ, दोनों ने मिलके। पुलिस कह रही है वो तंत्र मंत्र, आपसी रंजिश से लेकर यौन उत्पीड़न जैसे हर पहलू की जांच कर रही है। बॉडी तो सस्पेक्टेड कंडीशन में ही मिली है, तो ऑब्वियसली मर्डर की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैम ऐसी अफवाहें भी हो रही कि तंत्र विद्या से कभी एक एंगल निकाला जा रहा है, रिवेंज का तो सामने आ ही जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। तो ये पूछताछ के बाद ही सब क्लियर होगा कि ये कौन सा एंगल था। उधर नाराज लोगों ने भोपाल की सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। मोहन यादव, इस बच्ची को लेके कहाँ जाएं, इसके शव को लेके कहाँ जाएं? तुम्हारे बंगले आए, और वो कलेक्टर साहब कहाँ हैं जो बेरसिया में खड़े होके चिल्ला रहे थे कि जो आप कहोगे सब हो जाएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे सब हो जाएगा। आज भोपाल की जनता आह्वान कर रही है कि ये एससी की बच्ची है, इसके साथ हुआ, 5 बच्चियों के साथ हुआ। कहाँ है कलेक्टर, एसपी? अब मिलने नहीं आना चाह रहा, यहाँ पे मुंह छुपा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। भोपाल की सड़कों पर इस नाराजगी की वजह भी है। 17 सितंबर को भोपाल के नामी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आरोपी स्कूल का आईटी टीचर है। शनिवार को भोपाल में 5 साल की मासूम ने वैन में बैड टच का आरोप लगाया। उसी दिन भोपाल में एक बड़े प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने 10वीं के छात्र को परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर 1 साल तक यौन शोषण किया। आपत्तिजनक वीडियो बनाए। शिकायत हुई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रविवार को टीकमगढ़ जिले में 7 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ। हालांकि ये मामला किसी स्कूल से जुड़ा नहीं था। साल 2022 में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पॉक्सो से संबंधित धाराओं में मध्य प्रदेश में 5,951 मामले दर्ज हुए। इनमें 3,653 मामले बलात्कार के थे। नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। राजधानी भोपाल में मासूमों के साथ होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर पिछले 72 घंटे से गायब चल रही मासूम 5 साल की एक बच्ची का शव जो है वो वाजपेयी नगर मल्टी में बरामद हुआ। पिछले 72 घंटे से भोपाल पुलिस इस बच्ची की तलाश कर रही थी। ड्रोन से लेकर साइबर एक्सपर्ट से लेकर मल्टी की कई घरों में तलाशी की गई, वॉशिंग मशीन खोल कर देखी गई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। बच्ची का शव पानी की टंकी में घर के बगल से ही बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में हर पहलू की जांच के लिए भोपाल में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस एसआईटी में भोपाल पुलिस के 6 अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हर पहलू से पर्दा उठाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर जीते। सुंदर सिंह तंवर को मिले 115 वोट। इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आप के 8 सदस्य हुए। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बनना तय है। आपने इस वोटिंग को अवैध बताते हुए इसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस वोटिंग से गैर मौजूद रही। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं
और जानकारी देने के लिए। शरद, अगर मैं साधारण शब्दों में समझूं तो एमसीडी की जो पॉलिटिक्स होती है, स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। असली सरकार अब बीजेपी की बनना तय है, क्योंकि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही असली सरकार होती है। आज की जीत जो है ये कोई ऐसी जीत नहीं है कि जिसके बारे में ये लग रहा हो कि कौन जीतेगा। बीजेपी अकेले दौड़ रही थी तो बीजेपी ने ही जीतना था, तो सारे वोट बीजेपी को ही गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पार्षद ही आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस प्रक्रिया को अवैध बताते हुए इसका बहिष्कार किया था, और कांग्रेस पहले ही कल ही वोटिंग से बाहर हो गई थी। तो अभी जब तक मामला कोर्ट में नहीं जा रहा है तब तक के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन ये जीत विवादित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। और संभव है कि जब ये कोर्ट में जाए तो कोर्ट आगे की दशा दिशा तय करेगी कि क्या जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अवैध है, क्योंकि चुने हुए लोगों द्वारा नहीं बुलाई गई है, बल्कि एक नियुक्त प्रतिनिधि है जो कि अधिकारी है, उसके द्वारा बुलाई गई है। जबकि एलजी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसमें आदेश दिया था कमिश्नर को, और कमिश्नर ने जो है एक अधिकारी को इस पर नियुक्त कर दिया था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो जब तक कोर्ट कुछ नहीं कह रही है तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जीत बीजेपी जीत गई है, और बीजेपी के 18 में से 10 सदस्य हो गए हैं, यानी स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बीजेपी का बनना तय है। लेकिन ये तब तक है जब तक कोर्ट इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि कोई भी पक्ष, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या एलजी, कोई भी कोर्ट अभी तक नहीं गया है। जी शरद, जब वोटिंग नहीं हुई थी उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था, इस मीटिंग को अवैध करा दिया था, और इस चुनाव को भी अवैध वो बता रहे थे कि एलजी का हस्तक्षेप हो रहा है, वो उसके खिलाफ है। अब इस चुनाव के बाद जो एक तरफा वोटिंग हुई है, बीजेपी के ही पार्षद वहां पर मौजूद थे, इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, या फिर ऑफिशियली कोई वो बात बयान जारी करने वाले हैं? और जो आप लीगल फ्रेमवर्क की बात कह रहे हैं, उस दिशा में अगर कदम बढ़ते हैं तो वो कब तक हो सकता है? अभी कुछ देर में संभव है कि आम आदमी पार्टी का औपचारिक पक्ष भी आए। अभी औपचारिक पक्ष इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर वरिष्ठ नेता हैं मनीष सिसोदिया, या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, ये सारे ही इस समय दिल्ली विधानसभा में हैं। कुछ समय में इनका संबोधन होना है। मनीष सिसोदिया तो अभी बोल ही रहे हैं, तो संभव है कि या तो अपने संबोधन में वो कुछ बोलें, या फिर इसके बाद पार्टी तय करे कि इस बारे में क्या पक्ष रखना है, और अगर कोर्ट जाना है तो कब तक कोर्ट जाने की जो कार्रवाई है या जो अपनी तैयारी है वो कब तक की जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये मामला कोर्ट ज़रूर जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं जाता है तो ये मान के चलिए अनंत कि दिसंबर 2022 में बेशक एमसीडी में चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता हो, लेकिन आज की अगर कोई और कोर्ट की कोई निर्देश नहीं आता है तो एमसीडी में असली सरकार बीजेपी ने बना ली है। अब तो बस चेयरमैन उनका बनने की देर है। सारी जो नीतियां होंगी, सारे जो बड़े फैसले होंगे वो निर्विवाद रूप से बीजेपी के तरफ से ही लिए जाएंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ही सारी बड़ी नीतियां, 5 करोड़ से ऊपर के सभी प्रस्तावों को हरी झंडी देती है। मेयर या डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का जरूर है, लेकिन वो केवल सदन चलाने का ही काम किया करते हैं। तो कुछ देर इंतजार करते हैं आम आदमी पार्टी का, अब इस पर आगे का क्या रुख रहेगा वो स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता शरद बता रहे थे कि राजनीतिक पक्ष तो सामने आ चुका है, यानी कि इस लड़ाई का राजनीतिक नतीजा सामने है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कानूनी लड़ाई भी हो, और तब स्थिति परिस्थिति क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस वोटिंग के बाद अभी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, और थोड़ी देर में हो सकता है वो प्रतिक्रिया भी सामने आ जाए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस।
और इस समय हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा का, जहां पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं बैठता था तो बेचारों के पास, अफसरों के पास भी पूछने के लिए तो कुछ होता नहीं था। 10-15 मिनट, आधा घंटे बात करते थे, 24 घंटे कस्टडी में रखते थे, तो मेरे से गप्पे मारते थे, बताते थे। फिर धीरे धीरे वो खुलने लगे, बताने लगे क्या मामला है जी, क्यों हमें करना पड़ रहा है। बेचारे इज्जत भी करते थे, बोले जी थोड़ी सी हमारी भी घर में प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाएं, थोड़े उनके बारे में भी गाइड कर दो। मैं तो बैठ के उनके बच्चों के बारे में शिक्षा गाइड कर रहा था वहाँ बैठ के। लेकिन थोड़ी बहुत जो बात हुई उनसे, थोड़ी बहुत पूछताछ के नाम पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिए और जो बताया उन्होंने, लेकिन जब कॉन्फिडेंस में मैं भी चौंक गया। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी दोनों के पीछे पड़ी हुई थी कि यह शराब घोटाले को 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। अधिकारियों ने कहा साहब 10,000 करोड़ में से कोई चवन्नी तो मिले, तब तो 10,000 करोड़ की बात करें। इनको यहाँ तो किसी के यहाँ चवन्नी नहीं मिल रही, कहाँ से 10,000 करोड़ का बनाए। तो कई महीने तक ये लोग बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी के अफसरों के पीछे पड़े रहे कि इसको 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ, 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। सीबीआई और ईडी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, साहब नहीं बन पाएगा, अफसरों ने। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 10,000 करोड़ का नहीं तो 1,000 करोड़ का बना दो। फिर उन्होंने कहा साहब 1 रुपया तो मिला होता, कोई चवन्नी तो मिली होती किसी के यहाँ से, नहीं मिल रही। वो जो वित्त मंत्री था उसी के घर से कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, कैसे 1,000 करोड़ का बना दें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो 100 करोड़ का बना दो। 10,000 करोड़ का नहीं बना, 1,000 करोड़ का नहीं बना, 100 करोड़ का नहीं बना। उस पर भी उन्होंने कह दिया साहब कुछ चवन्नी तो मिले, 1 रुपए का भी नहीं बना पा रहे हम तो फिर इन्होंने उनको जो भी किया होगा, डराया धमकाया होगा, जो भी किया होगा। फिर किसी को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, जेल में डाला। उसके ऊपर वही आरोप लगाए आतंकवादियों वाले, ड्रग माफिया वाले। तो जो आदमी 10-10, 12-12 बार कह चुका था साहब मेरे से तो मांगा नहीं, मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने तो किसी को दिया नहीं, उसके स्टेटमेंट है उन लोगों के। अचानक उनमें से किसी आदमी को ये धमकाते हैं बेटा जेल है, सड़ जाएगा, तुझे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, तू मनीष सिसोदिया का नाम ले, अरविंद केजरीवाल का नाम ले। जो आदमी कह चुका था उसके स्टेटमेंट हैं और यही होगा ट्रायल में, देखिएगा। जिसके स्टेटमेंट हैं कि साहब मैं तो कभी मनीष जी से कभी कहीं मिला भी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनसे बात करने की। जो आदमी रिटन में स्टेटमेंट दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि मैं तो कभी मनीष जी से मिलता था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बात करने की, उसको जेल में डाला। 6 महीने बाद उससे एक स्टेटमेंट लिया मेरे खिलाफ, कुछ उससे बुलवाया, मुझको उठा के अंदर जेल में डाल दिया। जब मेरी बेल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इनकी हरकतों के कारण कहा था कि तुम जो ये कानून के सबूत लेके आए हो, जो सो कॉल्ड तुम्हारे सबूत हैं, 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सबूत। ये बात सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी थी जब मैं जेल में था। 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सारे सबूत, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबूत लाए हमारे खिलाफ, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भाई 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे जब ट्रायल में चलेगा। मनीष सिसोदिया इस समय बोल रहे हैं, जो जांच उनके खिलाफ चली ईडी की, उसको लेकर वो अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दबाव था ईडी के अफसरों पर। ये बात उन्होंने ईडी के अफसरों ने ही बताई। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली के सभी रुके हुए काम चालू करवाने होंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर उनकी सभी परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट ये चिट्ठी आतिशी जी को देना चाहता हूँ। आप रुकिए। मेरा सभी विधायकों से भी निवेदन है कि खासकर आम आदमी पार्टी के विधायकों से कि इन लोगों ने हमारे
काफ़ी समय ख़राब कर दिया पिछला। पहले मनीष जी को गिरफ़्तार करके, फिर मुझे गिरफ़्तार करके, और उसके पहले कोरोना हो गया था, उसमें काफ़ी टाइम चला गया था। अब अपने को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सब की ड्यूटी लगाई जाएगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी एक असेसमेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का, खासकर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी, ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे चर्चा चल रही है, ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए, उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया इसको। तो इस समय दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं। भावना गवा अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।